स्वागत दोस्तों, आगे चलते खड़के आगे सामने होते हैं चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को 2 मंत्री बनाने का दिया गया ऑफर, लेकिन पार्टी ने सामने से ठुकराते हुए मंत्री के पोस्ट की जगह संघर्ष का रास्ता चुना है दोस्तों। लेकिन बीजेपी के खिलाफ रहेगा इंडिया गठबंधन को पूरा समर्थन। बताएंगे कौन से राज्य से यह बड़ी अपडेट है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने को लेकर 2 मंत्री के पोस्ट तक ठुकरा दिए हैं दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुए जातिगत भेदभाव के मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष ने इस बात की तारीफ कर दी दोस्तों, जिस बात को लेकर अब मामला और ज्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है और डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में खड़गे ने मोदी को जल्द से जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए दबाव डाला है दोस्तों, और बताएंगे ऐसा क्यों कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एकदम सही कदम उठाया है, लड़ाई विचारधारा की है, और जब तक विचारधारा को स्थापित नहीं किया जाएगा तब तक सरकार का हिस्सा बनने की कोई जरूरत नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला की सरकार ने कैबिनेट विस्तार का फैसला लिया है दोस्तों, और इस कैबिनेट विस्तार में एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि कांग्रेस पार्टी उसका हिस्सा बने। एनसी के नेतृत्व में इस बारे में एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जम्मू कश्मीर के प्रभारी और राज्यसभा के सांसद सैयद नासिर हुसैन से बातचीत को लेकर कांग्रेस के नेता को बुलाया गया दोस्तों। हुसैन ने हाईकमान से सलाह लेकर जवाब देने की बात कही और कांग्रेस पार्टी ने अंतिम फैसला अब ले लिया है। जो बड़ी अपडेट है दोस्तों वो ये कि तकरीबन 2 साल के बाद कांग्रेस पार्टी को जम्मू कश्मीर के अंदर मंत्री बनाने का फिर से मौका दिया जा रहा है दोस्तों, यानी नेशनल उमर अब्दुल्ला की पार्टी के द्वारा कांग्रेस पार्टी से वादा किया गया कि आपके 2 मंत्री बनवा देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उन्होंने आम जनता से वादा किया था, उन्होंने जम्मू और कश्मीर की जनता से कहा था कि अगर भाजपा सरकार से पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाएंगे तो सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, और जब तक ये सुनिश्चित नहीं करेंगे कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिलाए तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। और क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता से यह वादा करके कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, तो जब तक बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला जाएगा, जब तक भाजपा सरकार पर दबाव बनाकर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिलवाया जाएगा, तब तक कांग्रेस पार्टी का एक भी मंत्री सरकार का हिस्सा नहीं बनेगा। और उमर अब्दुल्ला की पार्टी एनसी को कांग्रेस पार्टी ने साफ शब्दों में बोल दिया है कि हमारी लड़ाई दिल्ली से है और ये सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली सरकार यानी भाजपा केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे। और इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला को कांग्रेस ने बोल दिया है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के नाते कांग्रेस पार्टी उमर अब्दुल्ला की पार्टी एनसी के साथ में खड़ी है, और कांग्रेस के जो 6 के 6 विधायक है वो पूरी तरीके से उमर अब्दुल्ला के पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, उमर अब्दुल्ला का समर्थन करते रहेंगे। सरकार पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी सरकार का हिस्सा नहीं बन सकती। कांग्रेस की अपनी विचारधारा है और पार्टी ने तय किया है कि जब तक ये सुनिश्चित नहीं होगा कि जम्मू और कश्मीर को उसका पुराना राज्य का दर्जा वापस लौटाया जाए, तब तक कांग्रेस पार्टी सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी। अक्टूबर 2024 को उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री के पोस्ट पर शपथ लिया था। एनसी पार्टी ने तब कांग्रेस पार्टी को मंत्री बनाने के लिए बोला दोस्तों, पार्टी को 2 मंत्री पोस्ट दिए जाते, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 2 साल हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है सरकार का, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार पर कोई आंच ना आए, ये बात दिन रात सुनिश्चित किया जा रहा है, लेकिन सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस बात पर कांग्रेस पार्टी आज भी अड़िग है। अगर आप भी मानते हैं कि बात सही है, विचारधारा की बात है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा अधिकार है कि उनके पास एक ऐसी सरकार हो जो सरकार पूरी तरीके से राज्य का कंट्रोल रखे दोस्तों, यानी पूर्ण राज्य हो। पुलिस से लेकर जमीन की व्यवस्था, यानी जमीन कहां कौन खरीदेगा सरकार तय करे, राज्य सरकार तय करे, और पुलिस राज्य सरकार के काबू में रहनी चाहिए। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड के दौरे पर गए थे दोस्तों। जब उत्तराखंड में अपने दौरे को खत्म करने के बाद वापस लौटे तो मल्लिकार्जुन खड़गे जिस मंच पर मौजूद थे दोस्तों, उस मंच को गंगा जल से शुद्ध करने के नाम पर अनुसूचित जाति यानी मल्लिकार्जुन खड़गे की जाति का अपमान करने की कोशिश की गई दोस्तों। उनके साथ में अछूतों वाला व्यवहार किया गया, जिस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को जमकर लपेटा दोस्तों। यहाँ तक कि जेपी नड्डा और बीजेपी के कुछ बड़े नेता इस पर कहने लगे कि हमारे देश के अंदर या 21वीं सदी के अंदर इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, और चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे थे दोस्तों। लेकिन अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तराखंड के अंदर बता दिया दोस्तों कि इनकी जहनियत किस तरीके की है दोस्तों, ये लोग क्या चाहते हैं, और इनके दिल की बातें अब खुलकर सबके सामने आ गई है। अब जो बड़ी अपडेट है वो ये कि बीजेपी का नेता और प्रदेश का अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हल्द्वानी में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जलसे के बाद मंच पर किए गए शुद्धिकरण के मामले को लेकर नाराजगी जताई है। हिंदू में रिपोर्ट छपी है जिससे पता चला है कि मसूरी में कार्यक्रम के दौरान भट्ट ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिन लोगों के पास कोई असली मुद्दे नहीं होते वो लोग इस तरीके के मुद्दे मामले उठाते हैं जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। और खड़गे की रैली हल्द्वानी में हुई, वहां पर रामलीला मैदान को अपवित्र कर दिया गया। जिस जगह पर राम मंदिर है वहां ऐसे नारे लगाए गए जिन्हें नहीं लगाया जाना चाहिए, इसीलिए वहां पर मंच को साफ किया गया। यानी बीजेपी का प्रदेश का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद मंच को शुद्धिकरण के नाम पर किए गए हरकतों के हिमायती बन रहे हैं। तो इस पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में नरेंद्र मोदी से गुजारिश की गई
है कि परिसीमन के मसले को लेकर सर्वदलीय बैठक को तलब किया जाए। किसी भी तजवीज को पार्लियामेंट में पेश करने से पहले तमाम सियासी जमातों और राज्यों के हकूकों को उस पर तफसील से मुताला करने की जरूरत है और ये मांग की जा रही है नरेंद्र मोदी से कि वो इस बात पर ध्यान दे। सर्वदलीय बैठक के लिए सारी पार्टियों को बुलाए, सब लोग इकट्ठा होकर देखेंगे कि कहां पर जो राज्य हैं, जो सूबे हैं, उनके हकों की हकमारी नहीं हो रही है। अब ये मामला सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर गरमा दिया गया है। दोस्तों ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ शब्दों में बोला है कि अगले 25 साल तक देश के अंदर सीटों की संख्या में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, यानी 543 सांसद थे, हैं और आगे भी रहेंगे। इस पर आप लोग जो कुछ भी कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें वहीं पर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के 4 बैंक खातों को चलाने की अंतरिम इजाजत देने से इनकार कर दिया है। दोस्तों इन खातों में तकरीबन 804 करोड़ रुपए जमा है और पुलिस ने इनसे निकासी पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। कोलकाता हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई करते हुए कहा गया कि ऐसी राहत देने से उसके पहले के हुक्म का असर खत्म हो जाएगा। उस हुक्म में सियासी जमात के रोजमर्रा के खर्चे पूरे करने की इजाजत दी गई थी, यानी पहले अकाउंट को बैन कर दिया गया था, उसके बाद अकाउंट में से कुछ पैसा निकालने की इजाजत दी गई थी। लेकिन क्योंकि पहले बैन कर दिया गया था, बाद में पैसे निकालने की इजाजत दी गई थी, तो दोनों आपस में उल्टे हो गए थे, जिससे सियासी जमात के रोजमर्रा के खर्चों को मिलने वाली इजाजत का गलत इस्तेमाल भी हो सकता था। इसी मामले के मद्देनजर कोर्ट ने इससे पहले दोनों फरीकों को अपना अपना, यानी जो दोनों टीएमसी पार्टी है, उन्हें अपना अपना मौखिक बताने की बातें कही गई है और हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी गई है। इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काफिले को काला झंडा दिखाने के मामले में सिविल लाइंस थाने में दर्ज एफआईआर में नामजद 8 और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राहत मिली है। दोनों को जिला अध्यक्षों के साथ पहुंचकर समर्पण करने के बाद बेल दिलवा दिया गया है। यानी कांग्रेस पार्टी ने गुरुग्राम के अंदर पानी के जल भराव को लेकर, यानी जहां तहां केवल पानी ही पानी, जलमग्न देखने को मिल रहा था पूरा गुरुग्राम, जिस बात को लेकर मुख्यमंत्री का विरोध किया गया। बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के गाड़ी के सामने जाकर काले झंडे दिखाए गए। दोस्तों इसके बाद पुलिस ने कई सारे प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। अब इनको छुड़ाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की थी। कांग्रेस पार्टी ने कई वकील उतारे और ये बात एकदम तय किया कि किसी भी तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और सिविल लाइंस थाने के अंदर सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बेल दिलवा दिया गया है, यानी जेल से बाहर कर दिया गया है। 8 कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वर्कर को अरेस्ट किया गया था। दोस्तों ऐसे में आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा के अंदर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 30 अगस्त तक बढ़ गई है। हिसार के अंदर 50 से 60 कर्मचारी हिरासत में ले लिए गए हैं। हरियाणा के अंदर साफ सफाई का काम करने वाले लोगों के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। अपने हकूकों की मांग करते हुए कई जिलों के अंदर 30 अगस्त तक प्रदर्शन करते रहेंगे, यानी विरोध करते रहेंगे। शहर के सफाई निजाम पर इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। कई जगह पर कूड़े के अंबार जमा हो गए हैं, तो इस दौरान इंतजामिया की तरफ से कचरा उठाने के लिए बदील इंतजाम शुरू किए जाने के बाद हड़ताली कर्मचारी और पुलिस के दरमियान कई सारी बातचीत हुई और जैसे तैसे माहौल को ठंडा करने की कोशिश की गई है। ऐसे में हिसार के अंदर 50-60 कर्मचारियों को हिरासत में भी लिया गया है, तो बवाल भी जारी है, बातचीत भी जारी है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से, यानी पुरअमन तौर पर अगर कोई विरोध कर रहा है तो इस बात का समर्थन किया जाना चाहिए। लोगों का मकसद यहाँ पर आपस में विवाद खड़ा करना नहीं है, बल्कि ये मकसद है कि इनके मसले सारे सॉल्व होने चाहिए, यानी मसलों का समाधान होना चाहिए। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जिसमें बीजेपी वालों का असली चेहरा देश के सामने तब आ गया दोस्तों, जब जेपी नड्डा ने बताया कि 21 अगस्त को जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान मौजूद लोगों में जो नेतृत्व कर रहे थे, यानी जो इस पूरे आंदोलन का करता धरता थे, जिसमें हर्ष दुबे और रण बहादुर चौहान, मृत्युंजय पाठक, इन सब लोगों से जेपी नड्डा ने मुलाकात की है। दरअसल जंतर मंतर पर सवर्ण समाज यानी अपर कास्ट के द्वारा एक बड़ा विरोध किया गया था और इसकी सबसे बड़ी मांग ये थी कि आरक्षण का जायजा लेना चाहिए और देखना चाहिए कि आरक्षण कितना सही है, कितना गलत है, और इस तरीके से ये मांग सबके सामने की गई है। ऐसे में दोस्तों ये अगर मानते हैं कि आपकी जानबूझकर जायजा लेने की बातें चल रही है आरक्षण को लेकर, ताकि देश के अंदर ये बहस छेड़ा जाए और ये बहस देश के अंदर आपस में मुद्दे को और ज्यादा गरमाए, और जो असली मुद्दे हैं, खासकर स्कूल ठीक करने का मामला, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक का मामला, तो ये सारी बातें, इन पर जो चर्चाएं होनी चाहिए थी, जो बहस होनी चाहिए थी, उस बहस को रोकने की कोशिश की गई है। इस पर आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अचानक से देश के अंदर लोगों के इमोशनल मुद्दे, यानी जो लोगों के जज्बाती मुद्दे हैं, उनको जानबूझकर भड़काया जा रहा है, ताकि देश के अंदर जो असली मुद्दे हैं उन पर कोई चर्चा ना हो, उन पर कोई बहस ना हो, जज्बाती मुद्दे सामने आ जाए, चाहे आरक्षण का मामला हो या फिर हिंदू मुसलमान से जुड़ा हुआ मामला हो, तो ऐसे में 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि ये जानबूझकर देश के अंदर हरकतें करने की कोशिश की जा रही है, इसकी जितनी ज्यादा तनकीद की जाए दोस्तों उतना ज्यादा कम है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें
पंजाब सरकार के सरकारी कर्मचारियों की महा हड़ताल के बीच में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दो टूक कहा है कि सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों और समस्याओं पर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन ये बातचीत हड़ताल खत्म होने के बाद ही होगी। जो अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है उन मांगों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है, जिसमें बहस इस बात को लेकर है कि महंगाई भत्ता कब दिया जाएगा। राज्य भर के अंदर कर्मचारियों के प्रदर्शन से सरकारी विभाग के कामकाज और खासकर अस्पतालों के ओपीडी की जो सेवाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, वो पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान को 27 अगस्त को जलंधर में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगों और समस्याओं पर चर्चा करने के लिए बैठक करनी थी। पंजाब में सरकारी कर्मचारी ने अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने के लिए राज्यव्यापी हड़ताल की दोस्तों और कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में लंबित महंगाई भत्ता डीए जारी करना भी शामिल है। हड़ताल से सरकारी सेवाएं प्रभावित हुई है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अमेरिका में गुरुवार को अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग फोरम यानी अहेड का एक्स अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों ये कार्रवाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाली यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन कार्यक्रम को लेकर चल रहे विवाद के बीच में हुआ। अहेड इस कार्यक्रम के आयोजक में से एक है और यानी ये जो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन नाम का संगठन है दोस्तों, जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का कार्यक्रम करवा रहा है अमेरिका के अंदर, अब उसके सोशल मीडिया अकाउंट को ही डिलीट कर दिया गया है। न्यूयॉर्क के जो मेयर है जोहरान ममदानी, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा था कि आरएसएस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा संगठन है जिसके लोग महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े मामले को लेकर चर्चा में रहे हैं। तो ऐसे में अब ऐतराज जताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि जानबूझकर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का न्यूयॉर्क में होने वाले कार्यक्रम को लेकर, प्रोग्राम को लेकर ये अड़ंगा डालने की कोशिश की जा रही है। इस पर आप लोग जो कुछ भी कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने हालिया जेनजी विरोध प्रदर्शन के बीच भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की तारीफ की। उन्होंने कहा कि विरोध के दबाव में भारत का राजनीतिक सिस्टम हिला जरूर है लेकिन टूटा नहीं है। थरूर के मुताबिक यही भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान दक्षिण एशिया के 6 देशों में हुए युवा आंदोलनों की तुलना करते हुए एक बड़ी बात कही। दोस्तों इसमें म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इन देशों के अंदर सरकारों ने विरोध प्रदर्शन का अलग अलग तरीके से सामना किया, लेकिन भारत के अंदर क्योंकि यहाँ पर जमहूरियत है, लोकतंत्र है और यहाँ पर लोकतंत्र की व्यवस्था है, सिस्टम है, तो उस हिसाब से हम लोग डील करते हैं। और हमारे यहाँ पर लोकतंत्र यानी जमहूरियत के कारण किसी भी तरीके के विरोध को हम लोग झेल जाते हैं। हमारे यहाँ सिस्टम पूरी तरीके से बर्बाद नहीं होता जो दूसरे देशों में देखने को मिलता है। शशि थरूर ने कहा कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी जमहूरियत की जो व्यवस्था है, ये जेनजी के विरोध प्रदर्शन से पैदा हुई नई सियासी स्थिति को जल्द पहचान कर उसे आगे की ओर बढ़ाएगी यानी उस पर जवाब देगी। तो ऐसे में देश के अंदर जो हालात बदल रहे हैं दोस्तों, खासकर युवाओं की एक बड़ी आबादी में तब्दीली देखने को मिल रही है, यानी जवानों की संख्या बढ़ती जा रही है और देश के अंदर रोजगार की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। और बीजेपी सरकार का ध्यान बड़े बड़े उद्योगपतियों को बड़े बड़े बिजनेस देना, बड़े बड़े बिजनेस के लोन देना, कर्ज देना और बाद में थोड़े से पैसे लेकर अगर पैसा डूब भी जाए तब भी उसको माफ कर देना। यानी अभी जो सुभाष चंद्रा वाला केस हुआ है जिसमें 22,000 करोड़ रुपए सुभाष चंद्रा ने लोन लिए थे दोस्तों, लेकिन बाद में लौटाए केवल 6 करोड़ रुपए और सुभाष चंद्रा को छोड़ दिया गया है। तो सोचिए देश के अंदर LIC हो या बड़े बड़े बैंक हो, जहां पर पैसा आम जनता जमा करवाती है, उस पैसे का इस्तेमाल बड़े बड़े उद्योगपतियों को, धन्ना सेठों को लोन देने के लिए किया जा रहा है। लोन के बाद जो वापस पैसा लौटता है दोस्तों, वो पूरे पैसे लौटना दूर की बात, 22,000 करोड़ का लोन लेकर केवल 6 करोड़ रुपए लोन वापस किए जाते हैं। यानी सोचिए कितनी ज्यादा भयावह स्थिति है देश के अंदर दोस्तों। साथ ही साथ जंक फूड पर चेतावनी लेवल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का अल्टीमेटम तक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों और बड़ों के मोटापे की समस्या को लेकर, दिक्कतों को लेकर, जंक फूड के पैकेट पर सामने आने वाली चेतावनी लेवल को लेकर केंद्र सरकार को 2 सप्ताह का टाइम दिया है और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि लोगों के सेहत के साथ में कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और बीजेपी की सरकार को इस मामले पर नोटिस थमाया गया है। अब इससे क्या होगा और किस तरीके की कार्रवाई होगी तो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बात जो तय दिखाई देती है दोस्तों वो ये कि कहीं ना कहीं देश के अंदर खाने पीने को लेकर यानी क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और किस तरीके से पैकेट पढ़ना है, कहां पर किस तरीके खराब खाना है, ये सारी बातें लोगों के दिमाग में घुसी है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि केंद्र सरकार को इस मामले पर आनाकानी करने की जगह 2 हफ्ते के अल्टीमेटम पर जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि उनका जो FSSAI करके एक संगठन है वो क्या काम कर रहा है, क्योंकि देश के अंदर नकली पनीर बिक रहे हैं दोस्तों, नकली सारी चीजें बिक रही है, लेकिन रोकने टोकने वाला कोई दिखाई देता नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
कांग्रेस पार्टी ने त्योहार से पहले चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। दोस्तों, आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण आम लोगों को महंगाई का बोझ झेलना पड़ रहा है। और पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कीमत तकरीबन 75 रुपए प्रति किलो से बढ़कर अगस्त 2026 में यानी अब 70 से लेकर 75 रुपए दाम हो चुके हैं, यानी लगभग डबल का हिसाब किताब हो गया है। उन्होंने कहा कि इस त्योहार के सीजन में 4 महीने के अंदर देश के अंदर उपभोक्ताओं पर करीब 36,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। यानी त्योहार के मौके पर देश के लोगों से वसूली का ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और चीनी घोटाला करार देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इसका फायदा जमाखोरों और काला बाजारी करने वाले लोगों को होगा। उन्होंने सरकार की नीति और निर्माण पर सवाल उठाते हुए तंज कसते हुए कहा कि जनता से खुलेआम मुनाफाखोरी और काला बाजारी से लूटपाट की जा रही है। मोदी सरकार का ये नया मास्टर स्ट्रोक है। 12 साल में मोदी सरकार ऐसे ही मास्टर स्ट्रोक लगा रही है और महंगाई के जरिए आम जनता की मुश्किलें लगातार इन्होंने बढ़ाई है। सुरजेवाला के अनुसार 2025 के समय में भारत के अंदर चीनी लगभग 50 लाख टन हुआ करता था, जबकि पिछले सत्र में 80 लाख टन पहुंच गया था। लेकिन इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ने 30 अप्रैल 2026 को आंकड़े जारी करते बताया कि चीनी उत्पादन करीब 275 लाख टन रहा है, जबकि सरकार की ओर से पिछले 343 लाख टन उत्पादन का अनुमान लगाया गया था। यानी जितना सरकार अनुमान लगा रही है उससे कम का देश के अंदर चीनी का प्रोडक्शन हुआ है। दोस्तों, ऐसे में अब जो आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा भयावह है दोस्तों। और 20 अगस्त को 10 लाख टन चीनी के शुल्क मुक्त आयात का फैसला लिया गया है, यानी बाहर से चीनी मंगाया जा रहा है। एक टाइम में भारत दुनिया भर को चीनी देता था दोस्तों, आज हालात ये है कि हमें चीनी खरीदना पड़ रहा है। इसका केवल एक ही बड़ा कारण है और वो आप लोग जानते हैं, एथेनॉल मिलाकर चीनी मिलाकर देश के पेट्रोल के अंदर तो चीनी मिलाया गया, लेकिन आम जनता से पैसे भी छीने गए और आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खेला भी चल रहा है। साथ साथ गुरुग्राम में बारिश के बाद जल भराव और ट्रैफिक की समस्या को लेकर बीजेपी के सांसद धर्मवीर सिंह ने शहर के मौजूदा दिक्कतों की जड़ 60 साल पुरानी प्लानिंग को बताया। उन्होंने तर्क दिया कि 2047 तक हम सब सही कर लेंगे। गुरुग्राम से बीजेपी के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस पार्टी की सरकार को इसके लिए दोषी बताया। दोस्तों, उन्होंने इस दौरान विकास का जिम्मेदार कांग्रेस को बताने की जगह कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पुराने नालों के रास्ते अंडरग्राउंड सुरंग बनाने का समाधान बताया है, लेकिन गुरुग्राम में बारिश के बाद हर साल होने वाले जल भराव और ट्रैफिक संकट को लेकर बीजेपी के 2 सांसदों ने समस्या की अलग अलग वजह बताई है। भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी के सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि 60 साल से पहले यह अनुमान नहीं लगाया गया था गुरुग्राम में इतनी तेजी से सब कुछ बढ़ेगा। वहीं पर मौजूदा सांसद कह रहे हैं कि अभी जो समस्या चल रही है वो इसलिए है क्योंकि शहर में बड़ी संख्या में लोग हैं, मकान है, गाड़ियां हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पुराने ड्रेनेज सिस्टम पर अतिक्रमण हो चुका है, यानी कब्जा कर लिया गया है, निर्माण किया जा चुका है, जिसकी वजह से नालों को चौड़ा कर पाना काफी मुश्किल है और स्थिति काफी ज्यादा खराब है। 2047 तक सब सही हो जाएगा, यानी गुरुग्राम के लोगों को अभी 1-2 साल नहीं दोस्तों 2047 तक इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा बीजेपी के सांसद का मानना है। सोचिए कि इसके लिए 21 साल का इंतजार करना पड़ेगा लोगों को नाली साफ करने के लिए और पानी की समस्या दूर होने के लिए, तो कितनी ज्यादा भयावह स्थिति चल रही है दोस्तों। अगर 21-22 साल कोई काम भी ना करे, चुप होकर बैठ जाए, तब भी समाधान हो जाएगा। तो ये कौन सा समाधान बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि 47 में जाकर 2047 में ही होगा। अगर आप भी मानते हैं कि ये टालने वाला तरीका है, यानी देश में सरकार में बने रहो, सत्ता की मलाई चाटते रहो, अगर कोई पूछे कि हाँ भाई साहब काम क्यों नहीं किया, तो बोल दो कि कोई बात नहीं, हम 2047 तक तो कर ही देंगे, मोदी जी भी तो बोल ही रहे हैं विकसित भारत बनाना है। अगर आप भी मानते हैं कि सारी ढकोसलेबाजी है दोस्तों, टाइम वेस्ट करने वाली बातें हैं, इनके पास की बात नहीं है, इनके पास प्लानिंग नहीं है, करना कैसे है, और ये दूसरों पर ब्लेम डाल रहे हैं। साथ साथ केंद्र सरकार के खान और खनिज विकास और विनिमय यानी MMDR संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने राज्यव्यापी लगातार प्रदर्शन जारी रखा है। दूसरे क्रम में जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समीप जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस के अध्यक्ष परविंदर सिंह ने की, जिससे बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। दोस्तों, धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि MMDR संशोधन विधेयक 2026 झारखंड के जल, जंगल, जमीन और प्रचुर खनिज संपदा और राज्य के संवैधानिक अधिकारों को छीनने की एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से राज्य के आर्थिक हित गंभीर रूप से प्रभावित होंगे, जिसका सीधा असर झारखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर पड़ेगा। बन्ना गुप्ता के राज्य में भाजपा के सांसद और विधायकों से अपील की गई कि वे दलीय राजनीति से ऊपर उठकर झारखंड के हितों की रक्षा के लिए इस कायदे कानून का विरोध करें। अब बीजेपी वालों को भी झारखंड के अंदर विरोध करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बात झारखंड के संसाधनों का है, झारखंड सरकार के पैसे का है, आम जनता के पैसे का है। अगर खनिज वगैरह से यानी अगर कोयला, खाद्यान्न वगैरह में से जो पैसे निकलते हैं दोस्तों, जो रेवेन्यू पहले राज्य सरकार को मिलता था, अगर वो पैसे राज्य सरकार को नहीं मिलेंगे तो जो बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही है, माई बहन योजना और कई सारी झारखंड में आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए योजनाएं, वो योजना कैसे चलेगी? फिर तो झारखंड को भी केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये तो झारखंड के अंदर स्वायत्ता छीनने वाली बातें हो जाएगी और झारखंड की सरकार को कमजोर करने का मामला हो जाएगा। तो आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर
गोय विपक दिवछे ना और बीजेपी जिपाक दिवछे ना यानी गोवा को बिकने देंगे नहीं और भाजपा को जीतने देंगे नहीं, ये नारा कांग्रेस पार्टी गोवा के अंदर लगा रही है। गोवा कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की भूमि नीति के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन यानी अलख जगाने का फैसला लिया। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि गोवा की जमीन को बेचने और बाहरी लोगों को सौंपने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। अभियान में टीसीपी एक्ट की धारा 39A को लेकर भी चिंता जताई गई है, जिसे कांग्रेस गोवा की भूमि पहचान और जीवन शैली के लिए खतरा मानती है। कांग्रेस पार्टी नंबर भी जारी किया है 8080963939। इस पर लोग मैसेज करके या मिस कॉल करके गोवा के इस कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम का समर्थन कर सकते हैं कि हम गोवा को बिकने नहीं देंगे और गोवा में भाजपा सरकार चलने नहीं देंगे, यानी भाजपा गोवा को बेच रही है तो बीजेपी की सरकार ही नहीं बनने देंगे। ऐसे में आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।